दीपाली और शिल्पा दो बहुएं जो कल एक ही मंडप में शादी होकर आईं, पर दोनों में भेदभाव साफ दिखाई दे रहा था। उसका कारण था दोनों के रंग रूप में फर्क। दीपाली का रंग काला था तो शिल्पा गोरे रंग की थी। इसी वजह से दीपाली किसी को पसंद नहीं आई। क्या बात है सुषमा, तुम्हारा चेहरा इतना उदासी वाला क्यों हो रहा है भाई? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे दोनों बेटों की शादी हो गई, दो दो बहुएं घर में आ गई हैं। अब तो खुशियों के दिन है, फिर तुम क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो भाई? मैंने तुम्हें कहा था दीपाली हमारे हरीश के लिए सही नहीं है, पर तुम मेरी कभी नहीं मानते हो। पता है मुंह दिखाई में सभी रिश्तेदार और पड़ोसी कितनी बातें बनाकर गए हैं। शिल्पा इतनी सुंदर, गोरी, इतने अच्छे नैन नक्श वाली है, सबने उसकी इतनी तारीफ की। और उधर दीपाली को देखो, न शक्ल है न सूरत, काली बहू उठा लाए हो। अरे तुम्हारा दोस्त स्वर्ग से धार गया। अब तुम उसकी बेटी की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक दिन में जल्दबाजी में शादी कर बैठे। उनका गरीब खानदान, शादी का खर्चा ना हो इसलिए तुमने बड़े बेटे के साथ छोटे को भी निपटा दिया। पता है हरीश ने कितने बेमन से शादी की है, सिर्फ तुम्हारी इज्जत रखने के लिए। सुषमा, तुम बेकार में ही इतना सोच रही हो। दीपाली का नेचर बहुत अच्छा है भाई। जब तुम उसके साथ रहोगी तभी पता चलेगा। मैं बचपन से उसे देखता आ रहा हूँ। जब भी मिलने जाता था, बेचारे इतने भले लोग मेरी इतनी इज्जत करते थे और आज तक करते हैं भाई। अच्छा, मैं थोड़ी देर कमरे में लेट रहा हूँ, थकावट बहुत हो गई है। मम्मी, सौरभ ने होटल बुक कर दिया है। कितनी देर से लगे हुए थे कि ऑनलाइन बुकिंग हो जाए। आजकल शादियों का सीजन है तो सारे होटल बुक थे, पर शुक्र है ये होटल मिल गया। मम्मी, सौरभ और मैंने सोचा है कि ये सतीश भैया और शिल्पा भाभी को ये हमारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। वैसे मम्मी, अब सतीश भैया और भाभी के लिए बुक कर ही दिया है तो हरीश और दीपाली के लिए कैसे करें? अगर मैंने उनका नहीं किया तो दीपाली को बुरा लगेगा। तू इतना परेशान मत हो, कोई सस्ता सा होटल बुक कर दे। उसकी औकात है नहीं बड़े होटलों में जाने की। हरीश वैसे भी उसे पसंद नहीं करता, पर दुनिया को दिखाने के लिए एक दिन होटल चला जाएगा। कर दे उसका भी कोई सस्ता सा। हरीश को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है। मम्मी ने बोला था कि तुम दोनों के लिए भी एक होटल बुक कर दूं, वरना मैं तो दीपाली की सुहागरात की सेज भूसे के ढेर पर सजाती। माफ करना हरीश, दीपाली की शक्ल ही ऐसी है। मेरा तो क्या, पापा को छोड़कर किसी का भी मन नहीं करता उसे घर की मेंबर मानने का। तुम धीरे बोलो, तुम्हारे पापा सो रहे हैं, सुन लिया तो बवाल मचा देंगे। हरीश, बात सुन, एक रात की तो बात है, जैसे तैसे निकाल देना। तभी बड़ा भाई सतीश और बहू शिल्पा आ जाते हैं। और क्या बात है, क्या बातें चल रही हैं? सतीश भैया, मैंने और सौरभ ने आपके और भाभी के लिए होटल बुक किया है, आप दोनों तैयार हो जाओ। ओह अच्छा, हरीश और दीपाली भी तो साथ होंगे? नहीं भैया, मेरा दूसरा होटल है, आपके होटल के सामने ही है। और वैसे भी मेरा मन नहीं है, मैं तो बस जबरदस्ती की गाड़ी खींच रहा हूँ। थैंक यू दीदी, मेरी ये सुहागरात बहुत अच्छी होने वाली है, और वो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। देखो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बहू है हमारी शिल्पा। हरीश वहां से चला जाता है, वो गुस्से में था। रात को सतीश और हरीश होटल जाने के लिए निकलते हैं। शिल्पा से सब प्यार से बात करते हैं और दीपाली की तरफ कोई देखता भी नहीं है। दोनों एक ही गाड़ी में निकलते हैं, पर होटल तो दोनों के आमने सामने था। होटल पहुंचने पर हरीश सतीश से बोला, सतीश भैया, आप और भाभी अपने होटल में जाओ, मैं गाड़ी अपने पास रख लेता हूँ। फिर आप मुझे मॉर्निंग में कॉल कर देना। अभी मैं कुछ देर गाड़ी में बैठना चाहूंगा, फिर अपने होटल जाऊंगा। हमारा होटल ये वाला नहीं है। नहीं, ये बड़ा वाला होटल ना हमारे लिए बुक हुआ है। तुम्हारे लिए वो सामने छोटा सा होटल दिखाई दे रहा है ना, जहाँ लाइट तक नहीं चल रही, पुराना सा, वो तुम्हारा गिफ्ट है। जैसी तुम्हारी शक्ल है वैसा ही गिफ्ट है। ये ले, फिर चाबी तू ही रख ले। हम लोग जाते हैं, फिर सुबह मैं तुझे फोन कर दूंगा जब निकलना होगा। सतीश और शिल्पा अपने होटल में चले जाते हैं। हरीश का मूड खराब था, वो गाड़ी में ही बैठा रहता है, वो अपने होटल नहीं जाता। दीपाली भी गाड़ी में बैठी हुई थी, हरीश उससे बात ही नहीं कर रहा था। अरे यार, यहाँ तो कोई भी वाइन शॉप नजर नहीं आ रही। लगता है मुझे आगे से ही अपनी टेंशन को दूर करने का जुगाड़ करना होगा। जब तक मैं 2 पैग नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत हो रही है। गाड़ी से बाहर उतरो, मैं भी आ रहा हूँ, और वहां सामने खड़ी रहना, इधर उधर मत जाना। आप कहाँ जा रहे हो? अपने लिए ड्रिंक का इंतजाम करने जा रहा हूँ। सारी रात तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं रह सकता, इसलिए थोड़ी पी लूंगा तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। आता हूँ अभी थोड़ी देर में। दीपाली को वही सतीश और शिल्पा के होटल के पास खड़ा करके हरीश अपने लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। दीपाली वहां खड़ी हरीश का वेट कर रही थी। तभी वो होटल के 2 आदमियों को होटल के गेट के पास बात करते हुए सुन लेती है। हाँ भाई, अरे वो जो रूम नंबर 225 में आए हैं,
अरे उसकी बीवी कितनी सुंदर है यार, है? गोरी, अरे एकदम कत्ल है भाई, एकदम मक्खन मक्खन। अरे नाम भी तो कितना अच्छा था उसका, शिल्पा। बहुत सुंदर नाम था। पति तो उसका बिल्कुल बेकार है, सतीश नाम बता रहा था। वैसे कुछ भी कहो, आज रात उनकी सारी पिक्चर बनने वाली है। तो तूने काम कर दिया ना? हाँ हाँ, मैंने उनके कमरे में जो घड़ी लगी है ना, उसमें छोटा सा कैमरा लगा दिया है। सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। बस तू और मैं, हम दोनों भाई वो फिल्म बेच देंगे जैसा हम करते हैं। वो दोनों आदमी होटल के नौकर थे जो इस होटल में काम करते थे। दीपाली उन दोनों की बातें सुनकर घबरा जाती है और तुरंत होटल के अंदर जाती है। दीपाली वॉशरूम के बहाने होटल में तो चली गई, पर फिर उसने उनका कमरा ढूंढने के लिए गार्ड की हेल्प ली। भैया वो मैं अपना रूम भूल गई हूँ, नीचे वॉक के लिए गई थी। रूम नंबर 225 पता नहीं कहाँ है। मैडम वो सामने गैलरी से राइट हैंड पर आगे जाकर वही आपका रूम है। ओह थैंक यू भैया। उधर हरीश वापस आ चुका था। वो दीपाली को ढूंढ रहा था। दीपाली सतीश और शिल्पा के रूम का दरवाजा जोर से बजाती है। सतीश गुस्से में रूम का गेट खोलता है और अपने सामने दीपाली को देखकर वो हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी फर्स्ट नाइट खराब करने के लिए आई हो? इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, दिख नहीं रहा था हमने बोर्ड लगा रखा है डू नॉट डिस्टर्ब का? तुम्हें अकल भी है कि फर्स्ट नाइट क्या होती है? एक हस्बैंड वाइफ को तुम डिस्टर्ब कर रही हो, वो भी उनके सुहागरात पर। सच में तुम कैसी गवार हो। मैं अभी हरीश को फोन करके बताता हूँ। अरे अंदर कहाँ घुसी चली जा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? अरे ऐसे अंदर मत जाओ। अरे अब ये घड़ी क्यों उतार रही हो? तब तक हरीश भी आ चुका था, वो भी गुस्से में भरा हुआ था। तभी दीपाली बोली, मुझे माफ करना भैया। शिल्पा भाभी, आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ा। ये देखिए आपके कमरे में दीवार की इस घड़ी पर ध्यान से देखिए, इसमें कैमरा फिट है। आपकी सारी बातें, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो रहा था। इस होटल के 2 नौकर इस घटिया हरकत को अंजाम दे रहे थे। कैमरा? ओह नो। क्या? इस कमरे में कैमरा था? इस होटल के मैनेजर को अभी बुलाते हैं। इस होटल के खिलाफ तो पुलिस में कार्रवाई होगी। हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। थैंक यू दीपाली, तुमने आज कितना गलत होने से बचा लिया। शिल्पा बहुत शर्मिंदा थी कि उसने गुस्से में दीपाली को कितना कुछ कह दिया। उस होटल पर कार्रवाई होती है और होटल को सील कर देते हैं। दोनों नौकरों को सजा हो जाती है। सब लोग रात में ही जब घर वापस आ गए तो घर के लोग घबरा गए और उन्हें जब सारी बात पता चली तो उन्हें भी अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। जिस दीपाली को वो सब इतना गलत बोल रहे थे, आज उसी ने घर की इज्जत को बचा लिया था। आओ छोटी बहू, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है। तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। कि जेठानी तो आइटम हम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी?
ऊपर से मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में, आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो, रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता न करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।